गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमएस क्लासेस में। इसमें अब तक हम लोगों ने धातु अधातु के बारे में डिस्कस कर रहा था, जिसमें कि आपको धातु के भौतिक और रासायनिक गुण दोनों बता दिया था और मैंने अधातु के भौतिक गुण के बारे में भी बता दिया था, है ना। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो अधातु के रासायनिक गुणों के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। देखेंगे कि अधातु में कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, अधातु में रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन के साथ संयोग। ठीक है ना, इसके साथ तो ऑक्सीजन के साथ संयोग। ये आपका पहला आज का टॉपिक रहा। देखिए, कोई भी अधातु जो है वह ऑक्सीजन के साथ संयोग करते हैं। संयोग करने का मतलब कि जितना वो इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे देंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, जिसे साझा करना कहते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन भी एक अधातु है और ये दूसरे अधातु के साथ जब संयोजन की विधि अपनाते हैं तो वहां से जो भी प्रतिफल के रूप में हमें प्राप्त होता है, वह प्रतिफल जो होता है आपका वह अम्लीय होता है। यानी कि वो अम्ल के जल के साथ घुल करके या जल के साथ अभिक्रिया करके जल में जा करके आपको जो है वह अम्ल का निर्माण करते हैं। तो क्या होंगे कि ऑक्सीजन के साथ कोई भी, चाहे कार्बन हो, चाहे सल्फर हो, चाहे अदर कोई भी आपके जो धातु होते हैं वह संयोजन अभिक्रिया ही करते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे अगर कार्बन को हम लोग ऑक्सीजन के साथ संयोग करवाएं तो ये CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा? CO2। फिर इसी CO2 को जब हम लोग जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो H2CO3 का निर्माण करेगा, है ना। क्या करेगा? H2CO3, जिसे कि हम लोग कार्बोनिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो हो गया ऑक्सीजन के साथ संयोग की अभिक्रिया। और भी है, सल्फर भी करेगा यहाँ पे आपका। ठीक है, जब सल्फर करेगा तो दो प्रकार से करेगा सल्फर। एक तो होगा जब सल्फर अभिक्रिया करेगा SO2 बनाएगा, एक बार जब सल्फर अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन के साथ तो SO3 बनाएगा। और दोनों जब जल से अभिक्रिया करेंगे तो एक बार H2SO3 और एक बार H2SO4 का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो आपके जितने भी अधातु होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ जब संयोग करते हैं तो वो आपको अधातु के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी अधातु होते हैं जिनके जो ऑक्साइड होते हैं, एग्जाम्पल में आपको जैसे कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, और आपका एक N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों जो होते हैं आपको यह लिटमस पत्र के लिए, ठीक है, लिटमस पत्र के लिए ये उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन। ऐसे तो बेसिकली अम्लीय होना चाहिए था, लेकिन ये उदासीन होते हैं। उदासीन कहने का मतलब कि यह लिटमस पत्र पे किसी भी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं, है ना। जब इनको जल के साथ अभिक्रिया करा के अम्ल बना दिया या फिर डायरेक्ट इनको लिटमस पेपर पे जब छोड़ा जाता है तो कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, अर्थात ये उदासीन भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑक्सीजन के साथ संयोग। दूसरा जो है आपका क्लोरीन के साथ संयोग। ठीक है ना, किसके साथ? तो क्लोरीन। देखिए, जितने भी अधातु होते हैं वे बेसिकली भी क्लोरीन के साथ संयोग अभिक्रिया ही करेंगे। जितने भी अधातु हैं जब वो ऑक्सीजन, क्लोरीन या जिस भी अधातु के साथ जब अभिक्रिया करना चाहेंगे तो वहां पे आपको वो संयोजन अभिक्रिया देंगे। ठीक है, अर्थात जुड़ेंगे, साझा करके जुड़ जाएंगे, केवल जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन के साथ कोई भी जब अधातु अभिक्रिया करती है
तो वह क्लोराइड का निर्माण करती है। एग्जाम्पल में जब आपका हाइड्रोजन जो होता है वह क्लोरीन के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो यह HCl हाइड्रोजन क्लोराइड जिसे हम लोग कहेंगे उसका निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से जब अगर यह P4 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो PCl3 यानी कि फास्फोरस क्लोराइड का निर्माण फॉस्फेट क्लोराइड का निर्माण करती है। ठीक है ना। तो ये आपका कोई भी अभिक्रिया जब करेंगे संयोजन अभिक्रिया होगी और वहां पे आपको वो अधातु के क्लोराइड का निर्माण करेगी। ठीक है ना। जब धातु और अधातु का क्लोराइड होगा यानी कि धातु का जो क्लोराइड होता है वो उदासीन होता है। यहाँ पे आपका ये कैसा है, तो ये अम्ल है ना, एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। ये दोनों के दोनों अम्ल ही होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा नंबर। तीसरा नंबर है जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया। तो आपका कोई भी अधातु, ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, क्या है, तो जल के साथ अभिक्रिया करते नहीं हैं, है ना। यानी ये कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं और वहां पे आपको कुछ अभिक्रिया के पश्चात कुछ लवण का निर्माण कर, तो कोई भी जो आपके अधातु होते हैं वो अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, है ना। जिस प्रकार से धातु कर लेते हैं, धातु करने के बाद लवण बनाते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर कि जल के साथ अभिक्रिया। चौथा नंबर है अम्लों के साथ अभिक्रिया, है ना। अधातु का किसके साथ, तो अम्लों के साथ, अम्लों के साथ में अभिक्रिया। देखिए बेसिकली जो अधातु होते हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो अधातु होते हैं वो जब कोई ऑक्साइड बनाते हैं या फिर आपका क्लोराइड बनाते हैं या जो भी बनाते हैं वो बेसिकली एक प्रकार से अम्ल ही होता है। तो अम्ल अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। लेकिन कुछ एक ऐसे आपके अधातु भी हैं जो कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं और वो उन अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं जो ऑक्सीकारक होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीकारक। जैसे कि आपका सल्फर जो होता है वह ये HNO3 के साथ अभिक्रिया करती है और यहाँ से आपको बनाती है H2SO4, साथ ही साथ NO2 और साथ में H2O। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ये है ये ऑक्सीकारक अम्ल है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ सल्फर जो था इसके साथ अभिक्रिया करती है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रस ऑक्साइड और जल का निर्माण करती है। तो कुछ एक ऐसे अधातु होते हैं जो कि आपके अम्लों के साथ अभिक्रिया तो करते, लेकिन सभी के सभी आपके जो अधातु होते हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये हो गया आपका चौथा नंबर। पांचवा नंबर है आपका और लास्ट नंबर है कि हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। देखिए आपको जब स्टार्टिंग में धातु अधातु पढ़ा रहे थे तो धातु वाले सेगमेंट में आपको मैंने बताया था कि एक केवल आपका हाइड्रोजन ऐसा अधातु होता है जिसके ऊपर में प्लस चार्ज होता है। तो ये अधातु लेकिन ये प्लस चार्ज रखता है, एक इलेक्ट्रॉन है तो ये केवल आपको त्याग करने की क्षमता इसमें होती है। तो यहाँ होता क्या है कि हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो कोई भी आपके जो अधातु होते हैं उसे वो गेन कर लेते हैं और गेन करके वहां पे हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, किसका, हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग सल्फर के साथ इसकी अभिक्रिया करा दे, ठीक है, तो ये बनाएगा H2S, सल्फर या हाइड्राइड, सल्फर या सल्फर हाइड्राइड। ठीक है, और अगर इसी का अभिक्रिया हम लोग नाइट्रोजन के साथ करा दे तो यहाँ से ये अमोनिया का भी निर्माण
करते हैं, जिसे कि नाइट्रस हाइड्राइड भी या नाइट्रोजन हाइड्राइड भी कह सकते हैं। तो ये आपको 5 गुण हैं जो कि अधातुओं के रासायनिक गुण है। ठीक है ना, 5 क्या थे? अधातुओं के रासायनिक गुण। अगर इसमें कोई एक भी ऐसा लगे आपको कि सर समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं फिर उससे आपको फिर से इसको एक बार पूरा रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद चूंकि धातु और अधातु हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, तो धातु अधातु के बाद है कि इसके विभेद क्या है ना, अंतर क्या है। बहुत सारे अंतर हैं। बेसिकली इसका अंतर हम लोग भौतिक गुणों के आधार पे रखते हैं। ठीक है, तो कैसे? अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि धातु और अधातु के विभेद यानी कि अंतर को बताएं, तो कैसे हम लोग इसे लिखेंगे, है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है, और पूछता भी रहता है एग्जाम में कि अंतर विभेद ये सब बताने के लिए पूछता रहता है। तो उस कंडीशन में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो आपको एक तरफ धातु लिखना है। ठीक है, एक तरफ क्या लिखना है? धातु, और दूसरी तरफ लिख देना है अधातु, है ना। इसी तरह से आप कोई भी अंतर विभेद पूछे तो आप लिखेंगे। ठीक है ना। पहला नंबर इधर लिखेंगे, या जो भी है आपको पहला नंबर बताना है। जैसे कि अधातु जो होती, सॉरी, धातु जो होती है, इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। क्या होती है? विशेष प्रकार की चमक। जो अधातु है इसमें कोई चमक नहीं होती, है ना, इसमें कोई चमक नहीं होती है। तो ये आपका हो गया। ठीक है, नहीं होती, पहला नंबर हो गया, है ना। आपको मैंने जब पढ़ाया तो बताया था कि जितने भी आपके धातु होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, सभी में चमक होती है। पारा जो कि लिक्विड फेज में, उसमें भी एक चमक पाई जाती है, लेड में भी होती है, आपको सोना चांदी लोहा सब में चमक पाई जाती है ना। और अधातुओं में चमक नहीं होती है। ठीक है, अपवाद में आपका ग्रेफाइट और आयोडीन जो होता है, जिसमें कि आपको विशेष प्रकार की चमक, धातुई चमक पाई जाती है। ठीक है, दूसरा नंबर ये तो हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर कि जो आपके धातुएं होती हैं, ठीक है, ये विद्युत धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत धनात्मक होते हैं, जबकि आपका ये जो होता है वह ऋणात्मक होता है ना। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, अर्थात इस पे प्लस चार्ज होते हैं और इसमें माइनस चार्ज होते हैं। ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि जो आपका धातु होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, तो जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो उस पर बेसिकली है कि प्लस चार्ज आएगा, और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, तो जब ग्रहण करेंगे तो बेसिकली उस पर माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तीसरा नंबर है कि जो आपके धातु होते हैं, यह उष्मा और विद्युत का, ठीक है ना, उष्मा और किसका? विद्युत का। ठीक है, सुचालक होते हैं। ये क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। जबकि आपका जो ये अधातु होता है, यह उष्मा और विद्युत का, ठीक है ना, विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। इसमें से लाइट पास नहीं करता। आपका अच्छा, इसमें एक आपका अपवाद है हाइड्रोजन। ठीक है, और इसमें जो अपवाद है आपका वही ग्रेफाइट। ठीक है ना, ग्रेफाइट में बिजली पास करती है, उष्मा को तो पास नहीं करने देती, उष्मा के लिए सुचालक नहीं होती, लेकिन ये बिजली का, विद्युत का सुचालक होती है ग्रेफाइट। एक केवल आपका यहाँ भी अपवाद देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका 3 अंतर हो गए अभी तक। चौथा नंबर है आपका कि जो अधातुएं होती हैं, यह साधारण ताप पर ठोस होती हैं, और एक आपका केवल है जो कि द्रव में पाया जाता है, जिसका नाम है पारा। ठीक है, क्या होती है? पारा होती है। तो बेसिकली धातुएं जो होती है वो ठोस होती है, और केवल एक पारा अपवाद है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे, साधारण ताप पर भी लिक्विड फेज में पाई जाती है। जबकि आपके अगर अधातु की बात करें तो यह नॉर्मल टेम्परेचर पर ठोस में भी होती है,
द्रव में एक आपका ब्रोमीन होती है, और ये गैस फेज में भी नॉर्मल टेम्परेचर पर ही पाई भी जाती है। जैसे कि आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे गैस के रूप में ऑक्सीजन हो गया पाया जाता है, क्लोरीन हो गया, है ना, ये सब आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे। ठोस में आपका कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब आपका क्या है, ठोस के रूप में पाया जाता है। और केवल एक जो कि ब्रोमीन है वो आपको लिक्विड फेज में पाया जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो अपवाद में समझ लीजिए, यहाँ भी अपवाद हो गया। ये हो गया आपका चौथा नंबर। पांचवा नंबर है कि जो धातुएं होती हैं यह अघात वर्धनीयता होती है, अघात वर्धनीय होती है, ठीक है ना, अघात वर्धनीय होती है। जबकि अर्थात कहने का मतलब मैंने पहले भी बताया कि आघात वर्धनीय कहने का मतलब होता है कि जब इसे हम लोग थोड़े से पीटे तो पीट के इसको चादर के रूप में फैला सके, आघात वर्धनीय होती है। जबकि आपका ये जो अधातु होती है यह आघात वर्धनीय नहीं होती है, ठीक है ना, आघात वर्धनीय नहीं होती। ठीक, ये तो होती है लेकिन ये नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये पांचवा आंसर हो गया आपका। मैं केवल छोटे छोटे वर्ड्स में लिख रहा हूं, आपको पूरा एक सेंटेंस में लिखना है, ठीक है। जब एग्जाम में आपसे पूछे तो पूरा पूरा सेंटेंस में लिखते चलना है। जैसे मैंने लिखा ना आघात वर्धनीय होती है तो होती लिखेंगे, यहाँ पे आघात वर्धनीय नहीं होती तो नहीं होती, ये वो लिखना है। मैं केवल ऐसा क्रॉस कर दिया इसका मतलब ऐसा नहीं चलेगा एग्जाम में आपके, ठीक है। तो आपको पूरा लिखना है, सेंटेंस में लिखना है। मैंने समझाने के लिए बस ऐसा लिखा है, ठीक। अच्छा, यहाँ भी आपका एक अपवाद है कि जो प्लास्टिक होता है, ठीक है ना, कौन सा, प्लास्टिक और आपका गंधक, गंधक यानी कि सल्फर, ठीक है ना, गंधक बोले तो सल्फर एस वाला, ये आपको जो होते हैं ये आघात वर्धनीय होते हैं, ठीक है ना, बस ये अपवाद में है, ठीक है। छठा नंबर कि इनके जो घनत्व होते हैं, ठीक है, धातु के जो घनत्व होते हैं वह उच्च होते हैं, यानी घनत्व उच्च होगा। जबकि आपका ये जो होता है अधातु, इनके घनत्व निम्न होते हैं, ठीक है। घनत्व कैसे होंगे, तो निम्न होंगे। घनत्व के बारे में, डेंसिटी के बारे में मैंने आपको पढ़ा चुका है, ठीक है। जैसे डेंसिटी मतलब कि उसके कण आपस में कितने ज्यादा कॉम्पैक्ट जुड़े हुए हैं, है ना। तो जो भी आपके धातु होते हैं उनके जो कण होते हैं आपस में काफी ज्यादा जुड़े होते हैं, जबकि वो अधातु वाले में बहुत ही ऐसा कम देखने को मिलता है, ठीक है। एंड लास्ट नंबर मैं सातवां नंबर बता देता हूँ, ठीक है, 7 अंतर फिलहाल। सातवां नंबर होता है कि धातुएं होती हैं तन्य। तन्य कहने का मतलब तन्य होती है, या फिर तन्य तो नहीं लिखवाना, तो तन्य होती है। और साथ ही साथ जब इसे हथौड़े से पीटा जाता है तो इसमें ध्वनि भी सुनाई पड़ती है, जिसे कि हम लोग धातुई ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, धातुई ध्वनि के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, ध्वनि के नाम से जानते हैं। जबकि आपके जो ये अधातु होते हैं ये ना तो तन्य होते हैं, ठीक है, ये तन्य भी नहीं होते हैं, और साथ ही साथ इसमें इसमें किसी भी प्रकार का कोई धातुई ध्वनि, ठीक है, धातुई ध्वनि नहीं होती है। अर्थात जब इसे हम लोग हथौड़े से पीटेंगे तो ये चूर चूर हो जाएगा, और जबकि आपका धातु चूर नहीं होता है। इसे खींचेंगे, एक्सपेंड करेंगे धातु को, तो ये तार के रूप में बन जाएगा, जबकि अधातु को तार के रूप में नहीं बांध सकते, मतलब बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर बात करें कठोरता की, है नहीं, मैं और भी बता देता हूँ। तो धातु काफी ज्यादा कठोर होती है, जल्दी टूटती नहीं, इसे पीटेंगे तो ये फैलेगा, टूटेगा नहीं। जबकि ये भंगुर होता है, अधातु क्या होता है, भंगुर होता है, हथौड़े से मारिए चूर चूर हो जाएगा। तो ये सब इसके क्या है, आपके विभेद है, अंतर है, ठीक है, जो कि एग्जाम में आपसे पूछता रहता है। हमेशा एग्जाम में आपको ये सब 2-4 सवाल जो है हमेशा पूछता है। तो इसको आप वहां पे आपसे ऐसा नहीं कि 7 पूछ देगा, 8 पूछ देगा, अंतर उतना नहीं पूछेगा, बस 1-2 बोलेगा कि 5 अंतर बता ना, धातु और अधातु में 5 अंतर
बताएं, और हो सकता है कि वो आपको 5 नंबर में पूछे, 3 नंबर में पूछे, ऐसा करके आपको ये पूछ सकता है। तो इस प्रकार से आप उसको लिख दें, कंफर्म है कि नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। क्योंकि अगर इस ढंग से लिखते हैं, सुटेबल तरीके से लिखते हैं, तो आपको एग्जामिनर में जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उनको भी लगता है कि नहीं ये थोड़ा जानकारी है इसको, तो नंबर दे देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको धातु और अधातु का अंतर हो गया। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, आयन का बनना, ये सब जो कि पहले मैंने समझा दिया है, बट फिर से इस सबको समझते हम लोग चलेंगे और आगे की ओर बढ़ते चलेंगे ना। आगे भी बहुत सारे अभी टॉपिक इसी चैप्टर में बचा हुआ है, तो उसको भी हम लोग धीरे धीरे करके देखते चलेंगे, डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते वही धन्यवाद, जय हिंद। लोगों के साथ अपने वीडियो को शेयर कर दें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते चलें, है ना, ताकि मोटिवेशन मेरा बना रहे और आप लोग के साथ इसी प्रकार से मोटिवेट होकर मैं जुड़ा हुआ रहूं, है ना। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।